अब दिख रहा? Yes, ma'am, it is visible now. Okay. Now it is okay? Now it is okay? Ma'am, screen चली गई है वापस से। चली गई? जी, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ओ रश्मि जी, आप जुड़ गई हैं क्या? हाँ, जुड़ गए। चलिए ठीक है। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर रश्मि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपीएन कॉलेज, आज आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क का ये लेक्चर लेंगी। और साथ ही जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें वो लास्ट में पूछिएगा। अभी बीच में जब क्लास चल रही है तो मत पूछेगा। लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं वो आप लोग एज एन इंटरेक्टिव सेशन के रूप में रखिएगा। और साथ ही ये एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, साथ केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल फील्ड स्टडी, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन आज आप लोग एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल पर फोकस करेंगे। तो रश्मि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्री पीएचडी कोर्स वर्क में। और इस मंच से मैं स्वागत करते हुए स्टूडेंट से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग बीच में ज्वाइन करने के बाद लेफ्ट नहीं करेंगे। और ये क्लास हम लोगों की 3 बजे तक संचालित होगी और लास्ट में आप लोग अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अपना व्याख्यान शुरू करें। Now the visible. Now screen is visible. Ma'am, the video is visible, but the screen is not visible. Now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now today we will discuss about psychological research, experimental and quasi-experimental designs. Experimental research is one in which the experimental researcher studied the effect of manipulation of independent variable with confidence and randomly assigned subject into different group so that he may be able to establish the cause and effect relationship between the independent variable and dependent variable. Experimental design इस प्रकार का रिसर्च होता है जहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम उसका प्रभाव देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम सब्जेक्ट्स का रैंडम असाइनमेंट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पर, और इसलिए उससे हम विभिन्न प्रकार के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, a researcher studies the effect of reward on learning. अब मान लीजिए हम इस चीज का अध्ययन करना चाहते हैं। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. And screen is visible also? Yes, ma'am. It's Yes, ma'am. Okay. Then मान लीजिए हम ये अध्ययन करना चाहते हैं कि पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने दो ग्रुप ले लिए,
एक ग्रुप में हमने रिवॉर्ड दिया, एक में हमने रिवॉर्ड नहीं दिया, और दोनों ग्रुप्स के जो कैंडिडेट्स थे वो एक मैच ग्रुप के रूप में लिए, और उसमें हमने जो एक ऐसा ग्रुप लिया जिसमें हमने रिवॉर्ड दिया था, और एक ऐसा ग्रुप लिया जिसमें हमने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, और दोनों को हमने एक लेसन लर्न करने के लिए कहा। फिर एक ग्रुप जिसको हमने रिवॉर्ड दिया था और दूसरा ग्रुप जिसको हमने रिवॉर्ड नहीं दिया था, उन दोनों के बीच में हमने देखा, अगर वहां कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने को मिला दोनों ग्रुप्स के बीच में, तो हम ये कहते हैं कि रिवॉर्ड का हमारे लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रिवॉर्ड का देना हमारा आईवी हुआ और लर्निंग जो है वो डीवी हुआ। रिवॉर्ड से लर्निंग प्रभावित हो रही है या नहीं प्रभावित हो रही है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से स्टडी किया। नाउ द मेन फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मैनिपुलेशन ऑफ आईवी इज पॉसिबल बाय द एक्सपेरिमेंटर। Second, experimenters see the effect of IV on DV. Third one is randomization of the selection of the subject is also possible. And fourth is see the effect, cause and effect relationship. जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें ये चार मुख्य बातें पाई जाती हैं। पहला तो ये पाया जाता है कि आईवी का मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटर के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटर जो आईवी को मैनिपुलेट कर रहा है उसका डीवी पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसको हम अध्ययन करते हैं। तीसरा, randomization of the selection of the subject is also possible. In experimental research, randomization of the subject is also possible. And see the cause and effect relationship. इसमें हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में आपको बताया कि रिवॉर्ड हम एक ग्रुप में दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप में हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, और जिसमें हम रिवॉर्ड दे रहे हैं उसमें और जिसे हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, दोनों ग्रुप के बीच में हम एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिवॉर्ड का क्या प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ रहा है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग आईवी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट आईवी कैसे मैनिपुलेट होता है, मतलब आईवी को मैनिपुलेट करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कितने प्रकार से हम आईवी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टिमुलाई, हम आईवी को डिफरेंट स्टिमुलस के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट स्टिमुलस ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक जगह एक प्रकार का लेसन लिया, दूसरी जगह हमने दूसरे प्रकार का लेसन लिया, तीसरी तरह का हमने कोई कहानी ले ली, चौथी जगह हमने कोई म्यूजिकल सॉन्ग ले लिया। तो ये डिफरेंट स्टिमुलस हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि लर्निंग किसमें बेटर हो रही है, किस तरह के मोड ऑफ स्टिमुलस में बेटर हो रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टिमुलस का को डिफरेंट प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं एक ही स्टिमुलस को, और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे स्टिमुलस हैं उनको हम अलग अलग स्टिमुलस लेकर की भी उसके सामने उसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आईवी मैनिपुलेट हो सकता है मैनिपुलेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को बदलते जाते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट हमने मान लीजिए लर्निंग का लिया, एक कॉन्टेक्स्ट हमने मोटिवेशन का लिया, एक कॉन्टेक्स्ट हमने इमोशन का लिया। अब दोनों में हमने रिवॉर्ड, तीनों स्थिति में हमने रिवॉर्ड का प्रभाव देखने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक जगह हमने इमोशनल सीक्वेंस लिए, एक जगह हमने मोटिवेशनल सीक्वेंस लिए, और एक जगह हमने मतलब परसेप्चुअल प्रोसेस ले सकते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के हम कॉन्टेक्स्ट को बदल करके हम वहां पर आईवी के रूप में उसे मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। एक हमने वर्किंग कंडीशन ले ली, एक हमने नॉन वर्किंग कंडीशन ले ली, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कॉन्टेक्स्ट को बदल करके आईवी के रूप में लिया है।
थर्ड वन इज द मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन गिवन टू द सब्जेक्ट। तीसरा ये होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं जो सब्जेक्ट को दी जा रही है। इसमें हमने क्या किया कि जैसे एक बार हमने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्सर के साथ में कोई सूचना दे दी, जिसमें हमने उसको उसको प्रेज किया, उसको बहुत मोटिवेट किया, और उसके बाद हमने उसको कोई वेरिएबल मैनिपुलेट करके एक वेरिएबल दिया जिसमें हमने इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट किया। एक में हमने पॉजिटिव कहानी सुना दी, इंफॉर्मेशन कैसी हुई, पॉजिटिव हुई, और दूसरे में हमने एक निगेटिव कहानी सुनाई जिसमें दुखद और फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट्स ज्यादा थे। तो यहाँ पे हमने जो इंफॉर्मेशन दी वो मैनिपुलेट करके दी सब्जेक्ट के सामने। ये भी आईवी को में प्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग सोशल सेटिंग यूजिंग कॉन्फिडरेट्स। अब हम क्या करें कि हम विभिन्न सोशल सेटिंग्स में, जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे का कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी लर्निंग कैपेसिटी को देखना चाह रहे हैं, तो अब हमने उसकी सोशल सेटिंग में एक जगह हमने उसके क्लास टीचर्स को ले लिया, स्कूल में गए तो उसके क्लास टीचर्स को ले लिया, अगर हम घर में हैं तो हमने उसके पेरेंट्स को ले लिया। तो इस तरह से हमने कॉन्फिडेंस बदल दिए और सोशल सेटिंग को हमने मैनिपुलेट किया। अलग अलग सोशल सेटिंग में हमने उसके व्यवहारों का अध्ययन किया। फिफ्थ वन इज मैनिपुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। पांचवा है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको हमने मैनिपुलेट किया। एक बार हमने हियरिंग का स्टिमुलस दिया, दूसरे बार हमने विजन का स्टिमुलस दिया, और फिर देखा कि क्या हियरिंग और विजन में कोई अंतर आता है। तो मैनिपुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मैनिपुलेट करके आईवी दिया। देन बाय स्ट्रेसिंग अपॉन ए साइकोलॉजिकल सिस्टम, फिर उसके बाद हमने उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम को भी हम आईवी के रूप में ले सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो साइकोलॉजिकल सिस्टम में एक बार हम उसे सुखद रीइंफोर्सर दे रहे हैं और एक बार हम उसे दुखद रीइंफोर्सर दे रहे हैं, और उसके बाद हम उसके रिस्पॉन्सेस को मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम को हमने चेंज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चीज में उसे फोकस करते हुए आईवी के रूप में लिया और उसके प्रभाव को हमने पीवी के रूप में देखा। देन मैनिपुलेटिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल, फिर उसके बाद मान लीजिए हम एसटीएम का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल, पहले हमने बर्ड्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम रखे, और उसके बाद हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में हमने बीच में कोई साउंड रख दी या कोई गाने का कोई वो रख दिया इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में। तो या और फिर हमने देखा कि दोनों में क्या प्रभाव आया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसको हमने मैनिपुलेट किया। तो इतने प्रकार से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट रिसर्च वो होता है जहां पर one in which the investigator create a situation with exact condition he wants to have and in which he controls some and manipulates other variable। लेबोरेटरी में हम सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वातावरण शांत रखते हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था रखते हैं, सारी कंडीशंस को हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो आईवी मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके डीवी का उसका डीवी पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इसका हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेटर क्रिएट ए सिचुएशन विद द एग्जैक्ट कंडीशन ही वांट्स टू हैव, जैसा वो चाहता है, जिस कंडीशन वो मेजर करना चाहता है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको वो कंट्रोल करता है, एंड विच ही कंट्रोल सम एंड मैनिपुलेट अदर वेरिएबल, और तब वो आईवी को मैनिपुलेट करता है और डीवी पर उसका प्रभाव देखता है। नेक्स्ट है
कंट्रोल मेन फीचर इसका क्या है कि कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल सो दैट वेरिएंस कंट्रोल इटसेल्फ। यहाँ पर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए साउंड आ रही है किसी प्रकार की या कोई दूसरे तरह की हिंड्रेंस है, उसको कंट्रोल करता है ताकि जो वेरिएंस है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का परिणाम ना हो जाए। तो सो द वेरिएंस कंट्रोल इटसेल्फ, ताकि जो वेरिएंस एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कारण आते हैं वो ना पढ़ पाए। इसलिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आवश्यक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स आईवी एंड सी द इफेक्ट ऑफ टीवी। एक्सपेरिमेंटर आईवी को मैनिपुलेट करता है और उसका डीवी पर प्रभाव देखता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि रेंडमाइजेशन इज आल्सो पॉसिबल, उसमें रेंडमाइजेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर 1986 थ्री पर्पसेस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर। तीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन पर्पस होते हैं। In this research between IV and DV and a pure and uncontaminated situation is studied. Only see the effect of IV on DV, no other variable is studied. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तीन मेन पर्पस होते हैं। पहला ये होता है कि हम IV और DV, IV का इफेक्ट हम DV पर देखना चाहते हैं और उसमें कोई भी अनकंटामिनेटेड सिचुएशन को हम स्टडी करते, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन बीच में बाधा के रूप में ना आए जिससे हमारे वेरिएबल्स प्रभावित हो जाएं। तो इस चीज का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट थ्योरीज, रिसर्चेस एंड प्रेडिक्शंस आर सक्सेसफुली टेस्टेड। इसके द्वारा हम विभिन्न थ्योरीज, जो सिद्धांत पहले से हैं, जो रिसर्चेस हो चुकी हैं और जो प्रेडिक्शंस हैं, उनको हम सक्सेसफुली टेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन टाइम का प्रभाव कैसे हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर हम ये अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि आईवी के रूप में हम उसे कुछ स्टिमुलस देते हैं और उसके बाद रिएक्शन टाइम के जो वो टाइमिंग है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज इसके माध्यम से रिसर्चेस एंड प्रेडिक्शंस आर सक्सेसफुली टेस्टेड। नेक्स्ट है टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सिस्टम। इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। इसके द्वारा हम हाइपोथेसिस और थ्योरीज को मॉडिफाई करने का भी प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे पनिशमेंट स्लो डाउन द रेट ऑफ लर्निंग। पनिशमेंट से जो है स्लो डाउन होता है रेट ऑफ लर्निंग, माने जो सीखने की जो दर है, सीखने का जो प्रपोर्शन है, सीखने की जो क्षमता है, वो पनिशमेंट से प्रभावित होती है। मान लीजिए हम ये अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। पहले हमने आईवी के रूप में पनिशमेंट को यूज किया और उसके बाद उसका हमने लर्निंग पर प्रभाव देखा। इस तरह से हम, और जो उनके परिणाम आते हैं उसके आधार पर हम विभिन्न रिसर्च फाइंडिंग्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विभिन्न रिसर्च फाइंडिंग और थ्योरीज को हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह के पनिशमेंट का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कैसा पड़ता है। एक होता है डिफेंसिव पनिशमेंट और एक होता है एनाफिलेक्टिक पनिशमेंट। तो अगर विदहोल्ड ऑफ लव एक पनिशमेंट है और एक ऐसा है जिसमें मारपीट करके बच्चों को कोई भी चीज सिखाने का प्रयास करता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि एनाफिलेक्टिक आइडेंटिफिकेशन जो बच्चा कर रहा है, जिसको हमने विदहोल्ड ऑफ लव पनिशमेंट के रूप में दिया है, और दूसरा एक ये कि जिसको हम मार रहे हैं या जिसको हम डांट रहे हैं उसका लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन तीन कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि हमारी लर्निंग कैसे प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट।
controlled, uncontaminated situation, no effect of extraneous variable, so that experimenter can predict DV is the effect of IV. अब यहाँ पर कोई कंट्रोल सिचुएशन हो, अनकंटामिनेटेड सिचुएशन हो और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, तब हम ये कह सकते हैं कि आईवी को जो मैनिपुलेट किया है उसका परिणाम डीवी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने पर जो परिणाम डीवी में दिखाई दे रहा है, जो प्रभाव डीवी में दिखाई दे रहा है, वो आईवी का ही है। ये हम तब कह सकते हैं जब कंडीशन कंट्रोल होती है, अनकंटामिनेटेड सिचुएशन होती है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे नहीं प्रभावित कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट इज पॉसिबल। सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल होता है, सो इट बिकम फ्री फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल बायसेस एंड द रिजल्ट बिकम प्योर एंड वैलिड। ये इसके एडवांटेजेस हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के। Internal validity due to random assignment of subject and maximum control over extraneous variable. DV is the effect of manipulation of IV. DV जो है वो IV का manipulation है। Use some apparatus to see the effect of IV on the DV. इसमें हम कोई apparatus के द्वारा भी IV, जैसे रिएक्शन टाइम के लिए हम वर्नियर क्रोनोस्कोप को यूज करते हैं, तो उससे हम रिएक्शन टाइम को मेजर करते हैं। इट कैन बी रेप्लिकेटेड, जो हमारे परिणाम आते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के, उनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोबारा भी हम करके देख सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें लेस एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, क्योंकि हर चीज कंट्रोल करी जाती है और बाहर कोई प्रभाव इसमें नहीं होता, तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड होता है। आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होती है। ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ आईवी इट बिकम्स वीक, वेग एंड लैकनेस इन एडिक्वेट स्ट्रेंथ। अब हम आईवी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस मैनिपुलेशन से जो हमारे परिणाम आते हैं वो वीकन हो जाते हैं, वेग हो जाते हैं और लैकनेस आ जाती है कभी कभी। कब? जब हमारा आईवी एडिक्वेट स्ट्रेंथ का नहीं होता है। Some situations like riot, earthquake, etc. cannot be studied. इसमें कुछ सिचुएशन जैसे भूकंप है, दंगे हैं, इनको हम स्टडी नहीं कर सकते। Costly and time taking. Next है field experiment. According to Kerlinger, a field experiment is a research study in a realistic situation in which one or more independent variables are manipulated by the experimenter under as carefully controlled condition as the situation will permit. जहां तक संभव हो सकता है हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में को रियलिस्टिक सिचुएशन में जाकर के करते हैं और वहां पर हम एक या एक से अधिक आईवी को मैनिपुलेट करते हैं और उसका हम प्रभाव डीवी पर देखने का प्रयास करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं कि रियलिस्टिक सिचुएशंस, दैट इज स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री कैन बी स्टडीड। रियलिस्टिक सिचुएशन हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम उस जगह जाकर के अध्ययन करते हैं, जैसे स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, इनको हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है इन फील्ड एक्सपेरिमेंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल आर इंटेंसिफाइड। यहाँ पर हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स के प्रभाव को इंटेंसिफाई करते हैं, सो द इफेक्ट कैन बी एनालाइज एक्यूरेटली, जिससे जो हमारे इफेक्ट्स हैं वो एनालाइज किए जा सके। हम जब परिस्थिति को इंटेंसिफाई करते हैं तो उसके आधार पर हम उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं और वहां पर इंटरनल वैलिडिटी तो पाई जाती है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल वैलिडिटी आर फाउंड। यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर हम उस रियल सिचुएशन में जाकर के जब अध्ययन करते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होती हैं और उनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं उनके परिणामों को। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। ड्यू टू रियलिस्टिक सिचुएशन experimenter has no complete control over the situation.
रियलिस्टिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि अब वास्तविक परिस्थिति में जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वहां पर आप सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर हैज नो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, उसमें कंप्लीट कंट्रोल सिचुएशन पर नहीं होता है। सो इन एक्सपेरिमेंट डीवी आर अफेक्टेड बाय सम एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसमें अब हमने आईवी को मैनिपुलेट करके दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आईवी ही हमारे डीवी को प्रभावित करे, हो सकता है कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हमारे परिणामों को प्रभावित कर दें। सो द इंटरनल वैलिडिटी बिकम लेस, इसलिए इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है। ड्यू टू सम रीजन, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू सम रीजन randomization of the subject and manipulation of the IV become difficult। रेंडमाइजेशन की वजह से क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ आईवी बिकम डिफिकल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लैकनेस इन प्रिसीजन, चीजों को हम प्रिसाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो रियल सिचुएशन होती है वहां पे इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक्यूरेसी, सम इन्वायरमेंटल फैक्टर आर अनकंट्रोल्ड, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं। सो दे इफेक्ट डीवी एंड द रिजल्ट बिकम अनक्लियर, और इस तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो अस्पष्ट हो जाते हैं। अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर हमने बेसिकली 2 लिखे हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। 4 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सप्लोरेटरी वर्सेस कंफर्मेटरी, मतलब हम या तो एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लोर करते हैं नई चीजों को, या हम कंफर्म करते हैं किसी हाइपोथेसिस को। दूसरा है क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे बहुत सारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वहां पर हम क्रूशियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड पायलट एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है, वहां पर हम पायलट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेपरेटली ऑल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट, if research problem is not having relevant information, अगर रिसर्च प्रॉब्लम में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, देन ए रिसर्चर कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट, तब एक रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है। इट कंडक्ट इन प्राइमरी स्टेज, ये शुरुआती स्थितियों में किए जाते हैं। व्हेन रिसर्चर हैव नो आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, जब रिसर्चर को आईवी और डीवी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जिस एरिया में काम बहुत कम हुआ होता है, वहां पर अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हम एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो वहां पर हम नो आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी, ही कैन नॉट हाइपोथेसाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्यक्ति वहां पर ये हाइपोथेसाइज नहीं कर पाता है कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ऐसे स्टेज में जहां बहुत कम वर्क हुआ होता है, जिस एरिया में ज्यादा वर्क नहीं हुआ होता है, वहां पर हम एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि कोई आइडिया आईवी और डीवी के बारे में नहीं हुआ होता। नेक्स्ट है कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट researcher has more available information and hypothesize cause and effect relationship between IV and DV. Confirmatory experiment में researcher के पास available information होती है, मतलब उस एरिया में पहले काम हो चुका होता है, and hypothesize cause and effect relationship, और रिसर्चर जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हाइपोथेसाइज कर सकता है। मतलब आईवी कैसे डीवी को प्रभावित करेगा, ये बात हाइपोथेसाइज कर सकता है, क्योंकि उससे पहले अन्य रिसर्चर उस एरिया पे वर्क कर चुके होते हैं और अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है। एंड कंफर्म द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वो रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को वो कंफर्म करता है इन द लाइट ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रायर रिसर्चेस। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती है
और पहले जो अध्ययन हुए होते हैं उनके आधार पर वो उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है। जैसे मान लीजिए आप मेमोरी पर एसटीएम पे कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, अब इस पे पैटरसन या बहुत सारे लोगों ने इससे पहले काम कर रखा है, तो उनकी हाइपोथेसिस उनकी प्रायर रिसर्चेस के आधार पर हम अपने परिणामों की व्याख्या करते हैं। इसे हम कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्रूशियल एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू मैकग्यूगन, ए क्रूशियल एक्सपेरिमेंट इज वन whose results support one hypothesis and confirm all possible alternative hypotheses. ये वहां पर हम इसे यूज करते हैं जहां पर रिजल्ट सपोर्ट वन हाइपोथेसिस, रिजल्ट जो है वो एक हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड डिसकन्फर्म ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जो दूसरी अन्य पॉसिबल अल्टरनेटिव थी उनको हम रिजेक्ट करते हैं, उनको हम डिसकन्फर्म करते हैं, और एक हाइपोथेसिस को रिजल्ट्स जो है वो कंफर्म करते हैं। वहां पर हम क्रूशियल एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है पायलट एक्सपेरिमेंट। It conduct with some subject before the major experiment. It is like dress rehearsal. जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, यूजीसी से अक्सर प्रोजेक्ट मिलते हैं, और ऐसे एरियाज जिनमें कुछ खतरा है या जिसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, सीरियस टाइप का कोई ऐसा वेरिएबल हमने लिया जहां पर सेंसिटिविटी हो सकती है, अगर हम उस पर या ट्राइबल ग्रुप्स पर हम कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पायलट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसे हम तब करते हैं जब मेजर एक्सपेरिमेंट करने के पहले इसे किया जाता है। पायलट एक्सपेरिमेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पायलट एक्सपेरिमेंट को हम तब करते हैं जब हम कोई मेजर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जैसे एक ड्रेस का रिहर्सल करके देखते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, विच वन इज सुटेबल फॉर अस, तो फिर हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर अगर इस तरह के हमारे वेरिएबल हैं जहां पर हमें समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू अवेयर द एक्सपेरिमेंटर द प्रॉब्लम ऑफ द मेन एक्सपेरिमेंट्स लाइक मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स, randomization of the subject, validity of research design. जब हम इसका पर्पस ये होता है कि एक्सपेरिमेंटर मेन एक्सपेरिमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है। पायलट एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेन एक्सपेरिमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, रेंडमाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट करके देख लेता है, एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन की कौन सी रिसर्च डिजाइन इसमें लगाना ज्यादा यूजफुल होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल एंड सिचुएशंस, आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं उसके अनुसार आपकी रिसर्च डिजाइन लगती है। तो सब्जेक्ट का रेंडमाइजेशन किस हद तक किया जा सकता है, वेरिएबल को मैनिपुलेट किस किस तरह के वेरिएबल को कैसे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, और रिसर्च डिजाइन इस समस्या के लिए कौन सी वैलिड होगी, इस तरह की बातों के उत्तर के लिए हम पायलट एक्सपेरिमेंट को करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हम जिस चीज पर अध्ययन करना चाहते हैं उसका सबसे पहले नाम। देखिए, ये हमने ज्यादा लिख दिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमने इसलिए अलग अलग करके, स्टेप्स ये सब नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला है टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हम किस चीज पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, हम उससे संबंधित लिटरेचर का अध्ययन करें कि क्या हमें अध्ययन करना है। थर्ड है स्टेट द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स का अध्ययन करें कि हम स्पेसिफाई करें। देखिए, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम वेग होगी तो हाइपोथेसिस क्लियर कट नहीं होगी और हम अपने परिणामों की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेट द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। स्टेट द हाइपोथेसिस, हम ये भी डिसाइड करें कि हम यहाँ किस तरह की हाइपोथेसिस बना रहे हैं। हमारी हाइपोथेसिस किस प्रकार की होगी, डायरेक्शनल होगी या नल हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस कहाँ होगी, जहां हमें पहले से सारी चीजों की जानकारी नहीं है, वहां हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। जहां हमें वेरिएबल्स किस डायरेक्शन में आएंगे ऐसा प्रायर रिसर्चर्स के द्वारा हमें मालूम होता है, वहां पर हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके परिणामों की व्याख्या करते हैं। देन डिफाइन द वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल हैं, क्या आईवी है, क्या डीवी है, कौन कौन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जिनको हमें इसमें कंट्रोल करना है। उसके बाद जो वेरिएबल्स लिए हैं वो किस ऑपरेटर्स के द्वारा हम मेजर करेंगे। ऑपरेटर्स कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई टेस्ट या क्वेश्चनर भी आपका हो सकता है जिसके माध्यम से आप चीजों का मेजरमेंट करें। देन कंट्रोलिंग द वेरिएबल, अब जो वेरिएबल आपने लिया है उसको कंट्रोल करने की भी टेक्निक्स हैं जिनके आधार पर आप चीजों को कंट्रोल करें। देन सेलेक्ट डिजाइन, किस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टडी करेंगे। देन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट एंड असाइनिंग देम टू ग्रुप, फिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं और उसमें असाइन करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप या दो कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब हम ग्रुप्स को असाइन करते हैं कि सब्जेक्ट्स को हम किस किस ग्रुप्स में डालेंगे और कैसे हम इसका अध्ययन करेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, कितने स्टेज में करेंगे, विद इन ग्रुप करेंगे, बिटवीन ग्रुप करेंगे, किस तरह का हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे। देन इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, फिर जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को लगाने के बाद जो हमें डेटा आता है उसका हम मूल्यांकन करते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ एविडेंस रिपोर्ट, उसके जो हमारा डेटा है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करने के पश्चात हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हमने ये हाइपोथेसिस ली थी ये वेरिएबल से और इनको हमने इस टेक्निक से लगाया और उसके ये परिणाम आए। नेक्स्ट, टू मेक इन्फरेंसेस फ्रॉम द एविडेंस रिपोर्ट टू द हाइपोथेसिस, और उस इन्फरेंसेस को हम जो हमने इन्फरेंस ड्रॉ किया था उसको एविडेंस रिपोर्ट करते हैं जो इससे प्रायर स्टडीज हुई हैं, उसके आधार पर हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। देन जनरलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, और उसके बाद फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्वेश्चंस बाद में रखे जाएं या इस सेशन के अभी इसी में कर लिया जाए फिर हम क्वासी शुरू करें। व्हाट यू वांट कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखे जाएं? चलिए लास्ट में ही रखते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च according to Magune, quasi-experimental designs are designs that resemble that of an experiment, but participants are not randomly assigned to treatment, nor are the treatments randomly determined for the group. Consequently, they are always confounded. अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह पहली बात तो यह है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रैंडम असाइनमेंट नहीं हो पाता है, सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होते हैं। कैम्बल ने यह बताया कि देयर आर मेनी नेचुरल सेटिंग्स इन विच, बहुत सारी ऐसी नेचुरल सेटिंग्स होती हैं जिसमें द पर्सन,
research person can introduce something like experimental design, जिसमें वो experimental design को अध्ययन करता है into his scheduling of data procedure, डेटा के प्रोसीजर को यूज करता है, even though he lacked the full control over the scheduling of experimental stimuli. इसमें जो शेड्यूलिंग होती है एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलस की, उस पर उसका फुल कंट्रोल नहीं होता. Collectively, such situation can be regarded as quasi experimental design. इसको हम quasi experimental design कहते हैं. Certain main facts about quasi experimental design. Now we will discuss that some facts about quasi experimental design. This is look like true experiment, but it has certain less characteristics than true experiment. ये देखने में तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह लगती है, लेकिन इसमें कुछ कम विशेषताएं होती हैं. मतलब ये ट्रू एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में नहीं होती, और किन कारणों से नहीं होती वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लैक ऑफ रेंडमाइजेशन, जो रेंडमाइजेशन है उसकी कमी होती है. इसमें हम सब्जेक्ट को रेंडमाइजेशन के आधार पर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं. दूसरा, नो कंट्रोल ओवर रिसर्चर इन आईवी. आईवी पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता. तीसरी बात, आईवी इज कंफाउंडेड बाय एक्सट्रेनियस वेरिएबल. आईवी में बहुत सारे बाह्य चर जो हैं कंफाउंड हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं. एंड fourth one is researcher is not sure that DV is the effect of IV. और रिसर्चर इस बात में भी श्योर नहीं होता कि DV जो है वो IV का ही परिणाम है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंट. क्वासी एक्सपेरिमेंट के प्रकार, कितने प्रकार के क्वासी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज 3 प्रकार की होती हैं. पहला है क्वासी एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट वेरिएबल एज आईवी. क्वासी एक्सपेरिमेंट वो डिजाइन जिसमें हम आईवी सब्जेक्ट वेरिएबल के रूप में लेते हैं. इसमें हम आईवी सब्जेक्ट वेरिएबल के रूप में लेते हैं. दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंट्स इन विच एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एज आईवी. वो क्वासी एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं जिनमें इन्वायरमेंटल इवेंट को हम आईवी के रूप में लेते हैं. और तीसरे वो जिसमें क्वासी एक्सपेरिमेंट जहां पर हम समय के व्यतीत होने के को हम आईवी के रूप में लेते हैं. तो इस प्रकार जैसे हमने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताए थे, वैसे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. एक सब्जेक्ट आईवी, सब्जेक्ट वेरिएबल एज आईवी. दूसरा एनवायरमेंटल इवेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एज आईवी. और तीसरा है पैसेज ऑफ टाइम एज आईवी. तो इस तरह से हम 3 प्रकार के क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को अभी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट वेरिएबल एज आईवी. क्वासी एक्सपेरिमेंट जिनको हम सब्जेक्ट वेरिएबल के रूप में लेते हैं. When IV is subject variable, the characteristics of subject like anxiety level of subject, depression, self-esteem, cognitive ability, physical ability, sex, membership of social, political, economic group, age are related with the quasi-experimental variable of the subject. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आईवी को सब्जेक्ट वेरिएबल, ये पहले प्रकार का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें हम सब्जेक्ट को एज ए वेरिएबल लेते हैं. इसमें हम सब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हैं, जैसे हमने उसके एंजाइटी लेवल को ले लिया, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम, कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, सेक्स, मेंबरशिप ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रुप. दीज आर रिलेटेड विद quasi-experimental variable of the subject. In this design, IV is not manipulated through selection process. यहाँ पर IV को selection process से नहीं मैनिपुलेट किया जाता,
सो इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट आईवी। सब्जेक्ट आईवी का मतलब है सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए एक हमने बनाया हुआ है डायग्राम, इससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एंजाइटी लेवल और रिस्क टेकिंग स्कोर्स। एंजाइटी लेवल के हमने 3 लेवल्स ले लिए। यहाँ पर हमने लो लेवल, हाई, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो है 0 से 15, किसी एंजाइटी स्केल को हमने एडमिनिस्टर किया, और उसमें 0 से 15 जो है वो लो है, 44 से 45, 45 टू 55 मीडियम, और 90 टू 100 हाई। ये 3 लेवल्स पर हमने एंजाइटी को लिया, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर को स्कोर्स के रूप में लिया हमने। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे स्कोर्स हैं, ये जो क्रॉस हैं ये स्कोर्स हैं, और इनको हमने, और जो नीचे वाला स्कोर है वो सम है, सम ऑफ द लो, हाई एंड मीडियम। अब इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का जो एंजाइटी लेवल है वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर को कितना प्रभावित करता है। इसमें जिसमें हाई एंजाइटी है उनका रिस्क टेकिंग हाई है, या जिनमें लो एंजाइटी है उनका रिस्क टेकिंग हाई है। इस आधार पर जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट एज आईवी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी ऑफ क्वासी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट वेरिएबल। जब हम सब्जेक्ट वेरिएबल के रूप में आईवी को यूज करते हैं तो उसमें इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट है ड्यू टू नॉट रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट वेरिएबल कंफाउंडेड। इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट वेरिएबल कंफाउंड होता है, इसलिए हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। दूसरा है रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन मिसलीड द रिजल्ट। रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन मिसलीड द रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मीन है वो उनका रिग्रेशन अगर आता है तो वो हमारे सब्जेक्ट, हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है selection of instrument like psychological test produces demand characteristic in subject। जो इंस्ट्रूमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, कोई हमने मान लीजिए साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया, उसमें कुछ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक होती है सब्जेक्ट में। मतलब हर टेस्ट को हम हर किसी पे यूज नहीं कर सकते, हर टेस्ट की कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं, तो उसके आधार पर जो हम कैरेक्टरिस्टिक जिस सब्जेक्ट की होगी उसी के आधार पर हम उसको देते हैं, तो वहां पर वो चीजें भी प्रभावित करती हैं। Sometime IV as subject variable and stage of subject significantly differ। कभी कभी ऐसा होता है कि IV सब्जेक्ट वेरिएबल में और स्टेज ऑफ सब्जेक्ट सिग्निफिकेंटली डिफर। जो प्रयोज्य की जो अवस्था है इन दोनों में अंतर पाया जाता है। मतलब हमने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया लेकिन सब्जेक्ट की जो अवस्थाएं हैं उनमें अंतर आता है ना। तो ड्यू टू इट एरर वेरिएबल्स प्रोड्यूसेस, इन कारणों से एरर वेरिएबल्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंट इन विच एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स आर इन्वॉल्व एज आईवी। क्वासी एक्सपेरिमेंट जहां पर हम इन्वायरमेंटल इवेंट्स को आईवी के रूप में रखते हैं। When a researcher studied uncontrollable environmental event, जब कभी रिसर्चर अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंटल इवेंट्स को अध्ययन करता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, अभी देखिए कोरोना आ गया, फ्लड, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इस तरह की परिस्थितियों में हम इन्वायरमेंटल इवेंट को आईवी के रूप में लेते हैं। मतलब आईवी जो है ऑलरेडी घटित हो चुका होता है, और यहाँ पर हम टाइम सीरीज डिजाइन या रिपीटेड मेजर डिजाइन ड्यू टू दिस
for treatment, random assignment of subject is not possible. यहाँ पर सब्जेक्ट का random assignment possible नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल इवेंट को अध्ययन कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं हम अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे हाथ में वो सिचुएशंस नहीं होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर लें। तो ऐसी जगह पर हम टाइम सीरीज डिजाइन या रिपीटेड मेजर डिजाइन को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। अब ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, तीसरा है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, और चौथा है मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। तो इस तरह से ये हमारी 4 प्रकार की मेन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें in this design there is only one group of subject in which before pre-test DV were measured and after that treatment intervention given means IV given। इसमें पहले क्या कर रहे हैं हम कि ओनली वन ग्रुप, एक ग्रुप को ले रहे हैं सब्जेक्ट का, इन विच बिफोर प्री टेस्ट में हम डीवी को मेजर कर ले रहे हैं, एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट इंटरवेंशन गिवन, उसके बाद उसको हम ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दे रहे हैं, मतलब आईवी दे रहे हैं। देन अगेन पोस्ट टेस्ट एंड ग्रुप परफॉर्मेंस ऑन डीवी, फिर उसके बाद हम उसका पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं और उसके समूह की परफॉर्मेंस डीवी पर क्या है इसका हम मापन कर रहे हैं। स्कोर्स ऑफ प्री टेस्ट एंड स्कोर ऑफ पोस्ट टेस्ट वेयर टेस्टेड बाय टी टेस्ट। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर को हम टी टेस्ट के द्वारा मेजर कर रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि प्री टेस्ट में डीवी को मेजर कर लिया, और उसके बाद हमने एक ही ग्रुप है, प्री टेस्ट में हमने डीवी को मेजर कर लिया। जैसे कि मान लीजिए हमने एंजाइटी लेवल को मेजर कर लिया एज ए डीवी। उसके बाद हमने क्या किया, रिलैक्सेशन टेक्निक दी एज ए ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, हमने रिलैक्सेशन टेक्निक दी, उसको हमने आईवी के रूप में रखा। अब उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट में उस समूह की परफॉर्मेंस दी। पहले एंजाइटी स्केल दे करके उसके स्कोर्स को मेजर कर लिया, उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक दी, उसके बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनके बीच में हमने टी टेस्ट लगाया, दोनों की मीन्स में हमने टी टेस्ट लगाया। और अगर हमारा डिफरेंस सिग्निफिकेंट आता है तो हम ये कहते हैं कि जो इंटरवेंशन हमने दिया है, इंटरवेंशन हमारा है रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हमने इंटरवेंशन दिया है उसका सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उसकी एंजाइटी, अगर मान लीजिए वो इंटरवेंशन देने के बाद एंजाइटी लेवल कम हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि प्रभाव पड़ रहा है, उसकी एंजाइटी, इस इंटरवेंशन का प्रभाव पड़ रहा है और उसकी एंजाइटी कम हो रही है। अगर कोई अंतर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कम होना या ज्यादा होना जो है हमारे इंटरवेंशन देने के बाद डीवी में जो स्कोर्स आ रहे हैं उनके आधार पर हम ये बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है। अगर अंतर आ रहा है तो इसका मतलब आईवी का प्रभाव डीवी पर पड़ रहा है, मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रभाव एंजाइटी पर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिजाइन को अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। Sometimes manipulation is not possible. The researcher studies
ग्रुप एज इट इज। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, द रिसर्चर स्टडीड ग्रुप एज इट इज। तो रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है ग्रुप को। दिस इज कॉल्ड इंटैक्ट ग्रुप। इसको हम इंटैक्ट ग्रुप कहते हैं। तो कभी कभी जब पॉसिबल इंटरवेंशन हम देते हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रिसर्चर स्टडी ग्रुप एज इट इज, जैसा है वैसा ही प्रभाव पड़ता है। एक मिनट, ये बताइए कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है? Yes, ma'am. On a recording. ओके, थैंक यू। मतलब हमने इसलिए पूछा कि रिकॉर्डिंग का समय थोड़ा सा बढ़ रहा था और आया नहीं इसमें लिख करके, तो इसलिए हमने कंफर्म किया। ओके। समटाइम्स मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, द रिसर्चर स्टडीज ग्रुप एज इट इज। अक्सर ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता है और रिसर्चर जो है वो ग्रुप को एज इट इज अध्ययन करता, मतलब जैसा समूह होता है उसी तरह से उसको अध्ययन करना। जैसा समूह है उसी तरह से उस ग्रुप का अध्ययन करना, इसको हम इंटैक्ट ग्रुप कहते हैं। इसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम इंटैक्ट ग्रुप कहते हैं। एज इट इज उसी ग्रुप का अध्ययन करना इंटैक्ट ग्रुप कहलाता है। इन इंटैक्ट ग्रुप, वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अनदर इज कंट्रोल ग्रुप। इंटैक्ट ग्रुप में हमने क्या किया, एक उसी में से एक को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रूप में लिया और दूसरे को हमने कंट्रोल ग्रुप के रूप में लिया। दिस ग्रुप आर नॉन इक्विवेलेंट। ये ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं होता, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट असाइन्ड सब्जेक्ट रेंडमली। इसमें जो इंटैक्ट ग्रुप है जैसा है उसी को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को रैंडम असाइनमेंट नहीं देते। दे आर इन नेचुरल सिचुएशन, वो अपनी नेचुरल सिचुएशन में होते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटर गिव ट्रीटमेंट, while in control group no treatment were given। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि ट्रीटमेंट दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अब आप ये देखिए, इंटैक्ट ग्रुप हमने एक लिया, एज इट इज इसी किसी ग्रुप को हमने लिया और उसके हमने दो पार्ट कर दिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब इसमें देखिए, O1 का मतलब है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, X का मतलब है ट्रीटमेंट और O2 का मतलब है ऑब्जर्वेशन नंबर 2। और ग्रुप बी में O3 का मतलब है ऑब्जर्वेशन नंबर 3 और O4 का मतलब है ऑब्जर्वेशन नंबर 4। तो यहाँ ग्रुप ए में हमने दो ग्रुप्स बांटे हैं। एक में, ग्रुप ए में हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद हम दूसरा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। और ग्रुप बी में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब रिसर्चर एक ग्रुप में जिसमें ट्रीटमेंट दे रहा है और एक ग्रुप वो है जिसमें वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, तो ग्रुप बी के रिजल्ट्स और ग्रुप ए के रिजल्ट्स में जब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंटरवेंशन है या जो ट्रीटमेंट है उसका प्रभाव पड़ रहा है, और अगर नहीं पड़ रहा है तो हम ये कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसे हम नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन कहते हैं। हम इसे इक्विवेलेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटैक्ट ग्रुप होता है और इंटैक्ट ग्रुप एज इट इज लिया जाता है, जैसा वो होता है उसी के अनुसार हम उस पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। Sometimes formation of equivalent group is not possible. For example, in plane crash, the person who are alive, the research cannot form another control group. Researcher cannot form another control group. देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्थितियां होती हैं जहां पर इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पॉसिबल नहीं है।
जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ और मान लीजिए उसमें कोई व्यक्ति बच गए या कुछ लोग बच गए, कोई हादसा हुआ उसमें कुछ लोग बच गए। अब उसका हम दूसरा कंट्रोल ग्रुप नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर उस परिस्थिति में हम दूसरा वैसा ही कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिंगल ग्रुप ऑब्जर्वेशन होता है जिसको हम डिफरेंट टाइम स्पैन पर अध्ययन करते हैं। एंड द रिसर्चर ऑब्जर्व दैट इन डिफरेंट टाइम सीरीज द बिहेवियर इज इंक्रीज्ड और नॉट। और रिसर्चर ये देखता है कि विभिन्न समय अंतरालों में व्यवहार में कोई चीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। जैसे अभी हमने आपको प्लेन क्रैश का एग्जांपल दिया, ऐसे ही साउथ में जब सुनामी आई थी तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए थे वहां पर, जिसमें जो लोग बाद में बच गए थे उन पर बहुत सारे अध्ययन हुए। सुनामी से रिलेटेड वहां पर बहुत सारे अध्ययन हुए और उनके साइको सोशल सिचुएशंस को एनालाइज किया गया। वहां पर डिफरेंट टाइम, मतलब तुरंत बाद अध्ययन किए गए, उसके बाद थोड़े समय बाद अध्ययन किए गए। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस को उसमें एनालाइज किया गया और वहां पर उनको देखा गया। तो इस तरह से और फिर ये देखा जाता है, ये सिंगल ग्रुप होता है और इसमें हम डिफरेंट टाइम स्पैन में व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि कोई चीजें वेरिएबल कोई बढ़ रहा है या घट रहा है या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसे हम इंटरप्टेड टाइम सीरीज कहते हैं, क्योंकि इंटरप्टेड का मतलब है समय, इसमें कोई निश्चित अंतराल नहीं है। इंटरप्ट कर करके हम बीच बीच में एक इक्वल इंटरवल से भी कर सकते हैं और उसमें बीच बीच में रोक करके भी हम इसको इंटरवेंशन देके उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। इन मल्टीपल टाइम सीरीज बोथ इंटरप्टेड टाइम सीरीज एंड नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप आर इंक्लूडेड। मल्टीपल टाइम सीरीज में दो बातें होती हैं, एक तो इंटरप्टेड टाइम सीरीज होता है एंड नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप आर इंक्लूडेड, और नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप भी इंक्लूड होता है। इन दिस डिजाइन one experimental group and one non-equivalent control group are taken by the experimenter. एक हम experimental group लेते हैं और दूसरा हम non-equivalent control group लेते हैं। And in both group, after different time interval treatment were given and DV were measured in pre-test and post-test also. इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं और एक नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और दोनों ग्रुप्स में विभिन्न समय अंतरालों में ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब इंटरप्टेड की तरह इसमें ट्रीटमेंट देते हैं विभिन्न समय अंतरालों में, और उसके बाद टीवी में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको मेजर करते हैं, प्री टेस्ट में भी और पोस्ट टेस्ट में भी। मतलब दो तरह से हम इसको करते हैं, एक तो इंटरप्टेड टाइम सीरीज में अध्ययन करते हैं और नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है ट्रीटमेंट देते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप को भी लेते हैं और उस पर भी अध्ययन करते हैं। और दोनों ग्रुप्स में विभिन्न समय अंतरालों के बाद हम इंटरवल ट्रीटमेंट लेते हैं और उसको हम डीवी में मेजर करते हैं, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंट्स इन विच पैसेज ऑफ टाइम इज आईवी। क्वासी एक्सपेरिमेंट जहां पर समय का व्यतीत होना आईवी के रूप में यूज होता है। When IV is passage of time, random assignment is not possible in variables. जब समय के व्यतीत होने को हम IV के रूप में लेते हैं तो वहाँ रैंडम असाइनमेंट वेरिएबल्स में संभव नहीं होता। इस प्रकार के रिसर्चेस को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की रिसर्चेस में ज्यादातर यूज करते हैं। These designs are 3 types. ये 3 प्रकार के होते हैं: longitudinal design, cross sectional design
and cohort design. Longitudinal design, in this research design, researcher use group of subject in different time interval for a long time. रिसर्चर जो है वो विभिन्न समूहों को यूज करता है विभिन्न समय अंतरालों में और मेजर करता है उसके प्रभावों को डीवी के मतलब मेजर द इफेक्ट ऑफ टाइम स्पैन ऑन डीवी, मतलब विभिन्न समय अंतरालों में अध्ययन करता है और डीवी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वो अध्ययन करता है. दिस टाइम इंटरवल मे बी 1 year, 2 year और many year. ये टाइम इंटरवल 1 साल, 2 साल, 3 साल और बहुत सारे सालों तक हो सकता है. इसीलिए इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है? एक लंबे समय तक सेम सब्जेक्ट को लेकर के हम एक लंबे समय तक जब अध्ययन करते हैं किसी वेरिएबल का तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं. इसमें हम डीवी पर समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है एक लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद डीवी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं. ये 1-2 साल से शुरू होकर कई सालों तक हो सकती है. इसमें गैथर, कोल, विलीज, इमिल्स, बैडले 1992 स्टडीज वोकेबलरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग 4 year to 8 years. इन्होंने 4 साल से 8 साल तक अध्ययन किया है. कैगन एंड मोर ने 1962 स्टडीज 71 चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल. इसको इन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल में अध्ययन किया. अब ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक डायग्राम हमने बनाया है. ये जो ऊपर लिखा है ये सब्जेक्ट की एजेस हैं, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल. 4 साल से लगा करके 9 साल तक के बच्चों का अध्ययन किया गया है इसमें. और एक तरफ सब्जेक्ट्स लिखे गए और 4 साल के सारे बच्चों के सब नंबर को इसमें देखा गया है. फिर 5 साल के टोटल कर लिया गया है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल. ये जो पड़ी रेखा है ये रेखा सम ऑफ द स्कोर्स है. ये स्कोर जो क्रॉस बने हैं ये स्कोर्स हैं. तो इसमें जितने भी हमने सब्जेक्ट लिए हैं उनको उनकी उम्र के अनुसार विभिन्न समय अंतरालों पर यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस विभिन्न समय अंतरालों पर उसको अध्ययन किया गया और उसके बाद ये परिणाम निकाला गया है कि इनका क्या प्रभाव वोकेबलरी के अध्ययन में पड़ता है. जैसे हमने ये देखा कि 4 साल के बच्चों की वोकेबलरी कितनी होती है डेवलप, फिर 5 साल, फिर 6 साल या 7 साल, 8 साल, 9 साल. ये इतने साल में उसकी वोकेबलरी डेवलपमेंट में जो डीवी पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो समय बढ़ने के साथ कितना हुआ इसका हम अध्ययन कर रहे हैं. इसीलिए इसे हम लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये रिसर्च जो है आपकी 6 साल की अध्ययन की है तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है और सब्जेक्ट सेम रहेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं बदलते. ये इसकी खास बात है. एडवांटेज इसका यही है कि व्हेन रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द सीरियल डेवलपमेंट ऑफ द वेरिएबल he uses same subject in long period of time and studied the effect. और स्टडी इफेक्ट को करता है लंबे समय तक. किसी भी वेरिएबल के जब सीरियल डेवलपमेंट को अध्ययन करना होता है तो इसे देखा जाता है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉन्टेक्ट विद सिमिलर सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, देन सैंपल बिकम बायस्ड. एक लंबे समय तक उसी सब्जेक्ट पर अध्ययन करना कठिन हो जाता है, इसलिए सैंपल जो है कभी कभी बायस्ड हो जाता है. दूसरी बात, इन दिस डिजाइन रिपीटेड मेजर एंड कंडक्टेड सो सक्सेसिव रिस्पॉन्स सेट कैरी ओवर इफेक्ट द रिजल्ट्स रिलायबिलिटी. इसमें हम रिपीटेड मेजर लेते हैं और रिपीटेड मेजर जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो सक्सेसिव रिस्पॉन्स सेट आ जाते हैं, उसका कैरी ओवर इफेक्ट आ जाता है और इफेक्ट जिसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी जो है वो प्रभावित होती है. तीसरी बात है एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर कंपाउंडेड इन द रिजल्ट ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. टेम्पोरल वैलिडिटी इज नॉट फाउंड, सो द रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इन फ्यूचर जनरेशन. एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक कोई भी स्टडी चलती
इसलिए बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाते हैं और इसमें टेम्पोरल वैलिडिटी इज नॉट फाउंड, टेम्पोरल वैलिडिटी इसमें नहीं पाई जाती। सो द रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज इन फ्यूचर जनरेशन, इसलिए रिजल्ट्स को फ्यूचर जनरेशन में जनरलाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। दिस डिजाइन इज बिटवीन सब्जेक्ट क्वासी एक्सपेरिमेंट इन विच different age group of subjects are temporal sequence observed। इसमें हम क्या करते हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट्स, आपस में सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, इन विच डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, जैसे 4 साल का एक ग्रुप ले लिया, एक 5 साल का ग्रुप ले लिया, एक 6 साल का ग्रुप ले लिया, उनको लेकर के टेम्पोरल सीक्वेंस को हम ऑब्जर्व, टेम्पोरल टाइम विद इन टाइम स्लॉट, 4 साल 5 साल 6 साल, टेम्पोरल सीक्वेंस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी ऑफ द चाइल्ड डिफरेंट एज ग्रुप child. He develops cross section as 4 year group, 5 year, 6, 7, 8, 9, 10, then 10 years, 4 साल से 10 साल तक के बच्चों को लिया गया और उसके बाद उन्हीं ये अलग अलग 4 साल के बच्चों का एक अलग ग्रुप है, 6 साल का अलग है, 5 साल का अलग है, सारे अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों को लिया गया। He comparatively studied different age group vocabulary development by comparing different age group। इसमें क्या किया गया, 4 साल के बच्चों और 5 साल के बच्चों के एज ग्रुप को कंपेयर कर लिया गया और तो इसमें समय कम लग जाता है, लॉन्गिट्यूडनल की तरह 6 साल नहीं लगते हैं, इसमें डिफरेंट टाइम पीरियड को के ग्रुप्स ले लिए और उसके बाद उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि लेस टाइम टेकन इन स्टडी, समय कम लगता है, और डिसएडवांटेज ये है कि इन दिस रिसर्च डिजाइन इन ईच स्टेज डिफरेंट सब्जेक्ट वेर टेकन, हर स्टेज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लेते हैं, दे आर टेकन बाय द टाइम वेरिएबल, उसको हम टाइम के अनुसार, जैसे 4 साल 5 साल ये टाइम वेरिएबल, टाइम वेरिएबल के आधार पर लेते हैं, सो दैट दे आर नॉट डिफरेंट इन एज, इसलिए वो अपनी दे आर नॉट डिफरेंट इन एज, ताकि एज में डिफरेंसेस ना हो, बट मेनी अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल लाइक हेरिडिटी। अब इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या आ जाते हैं, हेरिडिटी बैकग्राउंड आ जाता है, फैमिली इन्वायरमेंट आ जाता है, इससे जो है डीवी जो है वो अलग अलग हो जाता है। डीवी इन कंफाउंडिंग वेरिएबल से प्रभावित हो रहा है, डीवी हमारे पैसेज ऑफ टाइम से नहीं प्रभावित हो रहा है, डीवी इन कंफाउंडिंग वेरिएबल से प्रभावित हो जाता है। Many special and serious variable confounding subject historical background, so the researcher cannot segregate the cohort effect। अब बहुत सारे सीरियस वेरिएबल या स्पेशल वेरिएबल कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाते हैं, जो जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो जिसको आप अलग नहीं कर सकते, बच्चे का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको आप हटा नहीं सकते, तो उसको आप जो कि सेग्रीगेट नहीं कर पाते, तो इनका सबका मिला जुला इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरी बात यह है कि टेस्टिंग ऑपरेटर्स एंड मटेरियल आर नॉट एप्लीकेबल। अब हमने कोई टेस्टिंग ऑपरेटर्स और मटेरियल को यूज किया इन डिफरेंट एज ग्रुप, पहली बात तो वो सिमिलर चीज हम डिफरेंट एज ग्रुप पे यूज ही नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई टेस्ट लिया है तो वो डिफरेंट एज ग्रुप पे सिमिलरली हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो स्टिमुलस मटेरियल एंड डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप, जो स्टिमुलस है वो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होगा, सो द रिजल्ट अफेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म रिड्यूसेस। इस तरह से क्या होता है, जो परिणाम है वो प्रभावित होते हैं और एक्सपेरिमेंटल रियलिज्म जो है वो कम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोहॉर्ट डिजाइन। इन दिस डिजाइन रिसर्चर टेक different groups in different generation and studied in long period of time। इसमें रिसर्चर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स लेता है और डिफरेंट जनरेशन लेता है और एक लंबे समय तक उसका अध्ययन करता है। जैसे अभी एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, स्कोर ऑब्टेन इन डिफरेंट एजेस। आप देखिए 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल,
9 साल के स्कोर्स हैं और इसमें सब्जेक्ट बॉर्न इन 1990, ये पहले वाले में वो सब्जेक्ट लिए, पहले 1, 2, 3 में वो सब्जेक्ट लिए गए जो 1990 में जन्मे थे और दूसरे हाफ में 1, 2, 3 में वो सब्जेक्ट लिए गए जिनमें जो 1994 में बॉर्न थे। तो अब ये 5 साल का जो अध्ययन था इसको देखिए मतलब एज वाइज भी किया गया, डिफरेंट एज के स्कोर्स का अलग स्कोरिंग की गई है और उसके बाद ये जो मेन इफेक्ट ऑफ जनरेशन है, तो ये जनरेशन गैप को भी इसमें देखा गया है कि 1990 के बॉर्न चाइल्ड और 1994 के जो बॉर्न चाइल्ड हैं उनकी जनरेशन में क्या वोकैबुलरी में कोई अंतर आता है। इसमें 1, 2, 3 माने कि ये जो सब्जेक्ट है ये 1990 के लिए गए और फिर सेकंड वाले 1994 के हैं 1, 2, 3 जिनका मेन इफेक्ट ऑफ जनरेशन देखने के लिए ये अध्ययन किया गया। तो इसमें हमने जनरेशन का भी इफेक्ट देखा, 5 साल का अध्ययन भी किया और साथ साथ हमने डिफरेंट एज ग्रुप का भी अध्ययन किया। इसलिए इसे कोहर्ट डिजाइन कहते हैं। ये 2 वे कोहर्ट डिजाइन है क्योंकि इसमें जनरेशन का इफेक्ट भी देखा गया है और डिफरेंट एजेस का भी प्रभाव देखा गया। तो इस तरह Ma'am, basically it is longitudinal plus cross-sectional design, right? longitudinal plus cross section. Yes, cohort design means both. Yes. Mixture of both design. Ji. Okay. Okay, ma'am. Thanks for patience listening. You may ask questions now. Anyone wants to ask question? Any question? No, ma'am, I think everything is clear and sorted right now. Anyone who is asking? No, ma'am. Everything is clear? No, ma'am. Yes, ma'am. So, if any query about experimental design and quasi-experimental design, then you may ask. Otherwise, tomorrow we will discuss about field study and case study. Tomorrow we will discuss about case study and field study. Okay, ma'am. क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को आप ज्यादातर अगर कोई ओवी के एरिया में वर्क करना चाहता है तो वो इसको यूज कर सकता है। ओवी में इसका बहुत प्रयोग है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। और लेबोरेटरी में तो वर्क आप तभी कर सकते हैं जब एक पर्टिकुलर चीज को आप फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट कुछ कर रहे हैं या डिफरेंट कंडीशंस को आप प्रभाव देख रहे हैं तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो मेन है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप ज्यादातर यूज करते हैं अपने इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में इसको ज्यादा यूज किया जा सकता है। वैसे इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स भी हैं। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स जो हैं वो कोरिलेशनल नेचर की होती है, जैसे क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। एक्सपेरिमेंटल प्योरली कॉज एंड इफेक्ट है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो मतलब हाफ या आप कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है वो फुल नहीं होता,
लेकिन हाँ, फिर भी आप आईवी को मैनिपुलेट करके डीवी पर उसका देख सकते हैं प्रभाव। लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जहां आईवी और डीवी कोरिलेशनल ही अध्ययन किए जा सकते हैं, वो आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैं। तो वो शायद अभी आपके सिलेबस में नहीं थे। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ज्यादातर यूज होते हैं कोरिलेशनल स्टडीज में, जहां आप ऐसे वेरिएबल ले लेते हैं जो कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं, वहां हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करते हैं। ये मेरा टॉपिक या विषय नहीं था, इसलिए हमने इसको ज्यादा नहीं डिस्कस किया। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कोरिलेशनल स्टडीज में, साइकोलॉजी में ज्यादातर यूज होते हैं। और क्योंकि हमारा जो व्यवहार है ज्यादातर हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप पर्सनालिटी पर अध्ययन करना चाहते हैं, या पेरेंटिंग टेक्निक पर अध्ययन करना चाहते हैं, या मोटिवेशनल पैटर्न्स पर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, ये बहुत सारे सालों का परिणाम है। तो इसको आप कंटिन्यूअस या कोरिलेशनल स्टडीज, अगर इस तरह का कोई आप टॉपिक अपनी रिसर्च में चुनते हैं, तो वहां पर आप इसके लिए आपको कोरिलेशनल स्टडी ही यूज करनी पड़ेगी, और वहां आप नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल ओवी के एरिया में यूजफुल रहता है ये डिजाइन। और डेवलपमेंटल का भी अध्ययन किया जा सकता है इसके द्वारा। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह या इन्वायरमेंटल इवेंट्स को आप मेजर करना चाह रहे हैं, वहां पे ये ज्यादा यूजफुल है। और कोई क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? वैसे आप लोग का किस एरिया पे करना चाहते हैं वर्क? कुछ तो सोच रखा होगा। अनमोल, तुम किस एरिया में वर्क करना चाहती हो? अनमोल? सोनल? पिंकी? Yes, ma'am. किस एरिया में आप काम करना चाहती हैं? मैम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेटाकॉग्निटिव ओके, में करना चाहते हैं। देन अगर कोशिश करो, अगर आईआईटी में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे Yes, आईआईटी ma'am. में ज्यादा काम हो रहा है। Yes, ma'am. लक्ष्मी, तुम क्या करना चाहती हो? लक्ष्मी? मैम इंडिजिनस साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा। लेकिन इंडिजिनस साइकोलॉजी में काम करना इतना आसान काम भी नहीं है, ये भी समझ लो। वहां पे आप जो भी मैम एरिया आसान नहीं है थोड़ा। मैम हाँ मेरा संस्कृत बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा साइकोलॉजी संस्कृत खुद मिक्स हो जाएगा यूज हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। अगर इस पर्पस से सोच रही तो एक चीज बताएं, फिर तुमको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, हाँ क्वांटिफिकेशन से मैम, अपना काम नहीं चलेगा। फिर तब तो खैर काफी अभी सोच रहे हैं मैम, अभी समझ नहीं पाए हैं क्या करना है, अभी तो सोच ही रहे हैं इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च करिए तो बहुत अच्छा और बड़ा यूजफुल काम होगा। उधर इधर आसाम की तरफ कुछ लोग इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, और वहाँ पर स्कोप इस चीज का बहुत ज्यादा है। तो इंडिजिनस में भी कई कैटेगरी के लोग होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, बैकवर्ड जी क्लास भी हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे जिसपे आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप सोच रही हैं, इस एरिया में क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा यूजफुल है। हाँ और मैम, मेथड्स लेकिन इतने ज्यादा समझ में नहीं आते, क्वालिटेटिव में कैसे यूज कर सकते हैं समझ में आ जाता है, ये भी सोचना है ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ टॉपिक ले लें और उसको फिर सही से कर ना पाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो अब उसके रिसर्चेस देखिए, अभी तक पहले तो क्वालिटेटिव में ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन अब इधर में क्वालिटेटिव पे भी काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप कर हाँ मैम। सकते हैं। और जी पिंकी का काम तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा होगा मेटाकॉग्निशन में तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या फील्ड एक्सपेरिमेंट पे ही ज्यादा काम होगा। तो एनीवे,
Now, if any question, then we should start. Otherwise, we should end the session. Any question? No, ma'am. कोई question नहीं है आज. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.